प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। इन द कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the house did not get. प्लीज आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए सर। I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। राज्यसभा I look into it. Please आप बैठिए। house belongs as much to the opposition as to the government. Please आप बैठिए। I was disheartened Please, that the house did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the house. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूंगा, सभापति जी अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है ज्यादा, आप अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी।
किरण रिजिजू जी। प्रगति का पथ प्रदर्शन करते हैं। हमने अपने लिए 47 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य नियत किया है। इस तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल संसार में हमें अपनी भूमिका को हमेशा याद रखनी होगी। आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी ही आज मुल्कों का भविष्य तय कर रहे हैं। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के युग में हम हैं। आज ही हमने पढ़ा, एक भारतीय से ही दुनिया के टेक्नोलॉजी के श्रेष्ठ सूत्रधारों में से एक ने कहा है कि हम एआई की सुनामी के दौर में हैं। हर टेक्नोलॉजी बदलाव समाज में डिसरप्शन भी लेकर आता है। यह बदलाव तेज होगा और उस वक्त लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा बदलाव न हो। जैसे कंप्यूटर आया तो हम सबके लगा कि एक नई चीज आ रही है, उसका विरोध भी हुआ। पर ये चीजें अनिवार्य है, समय आगे बढ़ता है, दौर पीछे छूट जाते हैं। हम समय के साथ अगर नहीं रहे तो पीछे छूटेंगे। आज भारत उसी स्थिति में एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ है। हमें संसार के इस बदलाव के बीच प्रासंगिक रहना है। इसमें विधायिका की अहम भूमिका है। आज भारत ने फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इसके साथ जो हमारे टैलेंट पुल है सॉफ्टवेयर वगैरह में, हम उस कगार पर हैं। हमें शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के रूप में संसद और उसके उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को इस बदलाव की अगुवाई करनी चाहिए। नई तकनीकों को न केवल अपनाना होगा बल्कि उन्हें समावेशी भी बनाना होगा। टेक्नोलॉजी डिवाइड से समाज को बचाना होगा। आज टेक दिग्गज जीन एडिटिंग में निवेश कर रहे हैं। डिजाइनर बेबी का ट्रेंड शुरू हो रहा है। हमें इन चीजों पर गौर करना होगा। दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे कानून हैं। पिछले लगभग हमने एक दशक में 1,500 से अधिक कानूनों को हमने पुराने निरस्त किया है। पर अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक पढ़ा कुछ ही दिनों पहले कि 300 साल पुराने कानूनों से हम आज भी कई चीजों में प्रॉपर्टी सेलिंग से लेकर संचालित हैं। हम सब विधायिका को, विधानसभाओं को इन चीजों पर काम करने के लिए बहुत चीजें हैं। हाल में हमने किताब पढ़ी, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ब्रेकनेक चाइनाज क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर बाय डेंग वैंग। यह दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बारे में है, पर दुनिया के हर देश और हर नागरिक के लिए संदेश से भरा। हमारे लिए भी विचारकों का एक वर्ग कहता है कि एक बड़े देश के लिए लिखा खत है वहां के नीति निर्माताओं से लेकर नागरिकों के लिए। उसमें एक प्रसंग है। प्रसंग यह है कि कैसे और किस कार्य पद्धति से कोई मुल्क बड़ा बनता है। एक बड़ी परियोजना के बारे में 2008 में कैलिफोर्निया के वोटर्स ने हाई स्पीड रेल लिंक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स के बीच अप्रूव किया। ठीक इसी समय बीजिंग संघाई के बीच हाई स्पीड रेल लिंक लाइन कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। रफली दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर, लगभग 800 माइल, 1300 किलोमीटर। इस देश ने 2008 में शुरू कर 2011 में पूरा कर लिया। खर्च $36 बिलियन आया। पहले एक दशक में 1.35 बिलियन यात्रियों ने इसमें यात्रा कर ली, पर दूसरे देश में कैलिफोर्निया में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। लेटेस्ट कॉस्ट एस्टिमेट है $128 बिलियन। कयास है कि इसका फर्स्ट सेगमेंट 2030-33 के बीच शुरू हो सकता है। लेखक का निष्कर्ष है कि ये दोनों स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। एक एटीट्यूड हम कैसे बदलें, इस तरह से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जड़ों को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। इस बदलते संसार में हमें वजूद अपने मजबूत करने के लिए समर्थ होना है। हमें सभी दलों की आम सहमति, संसद और विधायिका की इसमें बड़ी भूमिका है। तेजी से बदलती तकनीक के दौर में खुद हम सब राज्यसभा के कामकाज में तकनीक अपना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है तेजी से, वो है इंटरप्रिटेशन। हमारे सभी सदस्य अपनी भाषाओं में प्रखर वक्ता हैं। भारत की हर भाषा समृद्ध है। पिछले कुछ सत्रों में सदस्यों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने का चलन बढ़ा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अलावा बांग्ला, असमिया, ओडिया, पंजाबी आदि में भी सदस्यों ने भाषण दिए। भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद के लिए भाषणी ऐप तैयार किया है। सदन के कामकाज में इस ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। इस ऐप का शब्दकोश भी धीरे धीरे और विस्तृत होगा। भाषा का प्रश्न जो हम 75 वर्षों में नहीं सुलझा सके, टेक्नोलॉजी के मदद से आज हम सुलझाने के कगार पर हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हम तकनीक का प्रयोग और बढ़ा सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा की शायद पहली बैठक में ही सदस्यों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने उम्मीद जताई थी कि यह सदन संविधान में दी गई अपनी भूमिका को जस्टिफाई करेगा, जल्दबाजी में आए विधेयकों पर निष्क्रिय होकर विचार करेगा। उन्होंने कहा था, वी शुड ट्राई टू डू everything in our power to justify to the public of this country that a second chamber is essential to prevent hasty legislation. We should discuss with dispassion and detachment proposals put before us. लेकिन
इसका अर्थ विधायी बिलों को रोकना या लटकाना नहीं था। यह बात ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में स्पष्ट कर दी थी। एंड आई कोट, I think on the whole the balance of consideration is in favor of having such a chamber, that is second chamber, and taking case to see that it does not prove a clog either to legislation or administration. यह खुला सार्वजनिक सच है कि हाल के दिनों में सदन में व्यवधान बढ़े हैं, उत्पादकता घटी है। इस स्थिति को सुधारना आपके मार्गदर्शन में मिलकर हम सबका दायित्व है। हम सभी साथी हैं जो भी यहाँ हैं, सहयोगी हैं। विचारधाराओं में भिन्नता तो लोकतंत्र की शक्ति है, व्यवधान पैदा करके उसे सदन की कमजोरी हम क्यों बनाएं। आपके मार्गदर्शन नेतृत्व में हम मिलकर ऐसे व्यवधानों को दूर करेंगे और तेजी से बदलती आज की दुनिया में सार्थक भूमिका निभाएंगे, यही हमारी कामना है। आपके नेतृत्व में हम सबके लिए चुनौती है कि कैसे संसदीय व्यवस्था का पुराना गौरव पुनः साकार हो, जीवंत हो। अगर हमने नहीं किया तो इसकी बड़ी कीमत होगी। अपनी बात खत्म करता हूं। ऋषि तुल्य प्रख्यात और मुखर सांसद शायद 8 या 9 बार रहे स्वर्गीय हिरेन मुखर्जी जी ने कहा था, इफ पार्लियामेंट डिड नॉट प्राइज इट्स डिग्निटी, इट्स पावर्स ऑल्सो विल बी इम्पेरिल्ड। अगर संसद ने अपनी गरिमा, अपने महत्व की रक्षा नहीं की तो इसके अधिकार भी खतरे में होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ सुखद भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर एक नई राह, नई पहचान बनाएं। बहुत बहुत Honorable Leader of the Opposition. Honorable Chairman, I rise today to extend heartiest felicitation on my own behalf and on behalf of all the opposition members on your assuming the august office of Chairman Rajya Sabha. While I had already congratulated you on election as Vice President of India, I again take this opportunity to reiterate the same on the floor of the House. At the threshold, I wish to re-emphasize the critical importance of the office of the Chairman, Rajya Sabha, which the Constituent Assembly had intended. Chairman, sir, on your rest the heavy responsibility, smooth conduct of the proceedings of the August Council of States, which goes a long way in maintaining the dignity and pivotal relevance of the House. In this context, I consider it apt to quote the following sage words of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, which in a different way our Deputy Chairman has spoken, but this is a relevant portion I am reading from Radhakrishnan's speech. So the first Vice President and Chairman of Rajya Sabha, during his acceptance speech on 16th May 1952, I belong to no party. Why I am saying? Because many people claimed that you belong to their party. So I belong to no party, and that means I belong to every party in this House. It shall be my endeavor to uphold the traditions, the highest traditions of the parliamentary democracy, and act towards every party with fairness and impartiality, with ill will to none and goodwill to all. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize fairly, freely, and frankly the policies of the government. This is Sarvapalli Radhakrishnan's speech. So I am quoting this, and this is the occasion to remind all of us in these circumstances. Sir, the value
observations made, valuable observations were made by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan way back in 1952 are still very relevant and pertinent. Sir, incidentally, you have not only assumed the same office of Dr. Radhakrishnan, but also share his name, Radhakrishnan जी. तो आप तो राधाकृष्णन जी के हमनाम हैं. हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे. So, Chairman sir, I wish to draw your kind attention to an interesting fact, which is that Sri C.K. Kuppaswamy, मैं और एक बार पढ़ता हूं कि Sri C.K. Kuppaswamy, your uncle has been a member of Indian National Congress and elected to Lok Sabha thrice from Coimbatore, which had been your parliamentary constituency now. Honorable Chairman, Indian National Congress staunchly stands by constitutional values and time-honored parliamentary traditions and structured debates and smooth conduct of proceedings of the House. Hence, sir, kindly be assured of our cooperation with you in the conduct of the proceedings of the House. Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman, Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठिए सर आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठिए राज्यसभा आई लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए House belongs as much to the opposition as to the government. Please आप बैठिए I was disheartened Please, that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूंगा, सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है.
कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर जी, आप देखेंगे तो बैठिए, खतरा है लुकिए, ज्यादा। आप अगर बैठिए। इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ था, इसीलिए